हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। परफेक्शन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज के न्यूज़पेपर के डिस्कशन में जो हम द हिंदू का न्यूज़पेपर डिस्कशन डेली करते हैं, इस डिस्कशन में देर आर मल्टीपल न्यूज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वेदर इट कम्स टू इंडिया एंड ग्रीस हैविंग ए न्यू पैराडाइम ऑफ रिलेशंस when it comes to the international relations of India, because PM Modi has visited after a 40 years of gap since the last visit by any Indian Prime Minister to the country. ठीक है। आर्टिकल 35A पे देर इज अ कमेंट बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज द हियरिंग्स आर गोइंग ऑन इन दी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। सेम इज द केस about Aditya L1, which is a mission, and we will study first about the sun's terminology. We will study about what is L1, where is this orbit located, and why is this orbit significant. We will also look forward for some more missions which have been sent to study the sun. ठीक है। Plus there is a study and an editorial by scholars at Stockholm Institute, and this editorial particularly talks about the upcoming G20 summit and what climate leadership can do when it comes to the international platform. As we can see, the largest, or you can see the largest geo-economic summit which is about to happen, one of the largest platforms when it comes to multilateral organizations. So how much significant are these news? Very much significant when it comes to UPSC perspective. You will see that ये सब न्यूज़ हमारे सिलेबस का पार्ट है, वेदर इट्स मेंस और प्रीलिम्स, वेदर इट्स जीएस पेपर 3, 1 और 2, यू विल सी इट विद इन द डिस्कशन इटसेल्फ। तो एज जैसा कि हमारा ये शेड्यूल है, दैट व्हाट वी डू इज कि हम न्यूज़पेपर में जब भी हम डिस्कशन करते हैं तो वी विल स्टार्ट विद यूपीएससी पीवाईक्यू 2023 का यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 2023 की प्रीलिम्स में पूछा गया था। और ये क्वेश्चन इट्स फ्रॉम दी संगम एज एंड द संगम पोएम्स। ठीक है। तो सबसे पहली चीज पूछी गई है दैट वट्टा किरुतल ये जो प्रैक्टिस की जाती थी, समझना है इस चीज को, यूपीएससी के वर्ड्स को समझना है। ठीक है। फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द प्रैक्टिस, दिस इज अ प्रैक्टिस डन ऑफ वट्टा एज मेंशन्ड इन संगम पोएम्स। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, assembly, and keeping watch over agricultural fields and driving away birds and animals. ठीक है। And the last is the king defeated in a battle committing a ritual suicide. ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, वो देखेंगे पहले। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगी किसी भी एक किंगडम में, किसी भी एक किंगशिप में, वो होगा किंग का मरना। either it will be coronation, or it will be defeat, और इट विल बी डेथ। ठीक है। तो ये तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी एट द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, इन एनी किंगशिप और इन एनी मोनार्की। डन। तो यही तीन चीजें वो है जहां से हमारा यूपीएससी का यहाँ पे एलिमिनेशन लगेगा। एंड दैट्स ऑल व्हाट वी हैव टू डू इज डी विल बी योर आंसर। डन। अब ये चीज कहाँ लिखी गई है, तो दिस वट्टकीरुतल प्रैक्टिस इट वाज डन बाय अ किंग हु आफ्टर अ डिफीट commits a ritual suicide by starving himself to death. Done. And the worship of these memorials. अब ये समझ कैसे आएगा दैट दिस इज इंपॉर्टेंट, तो हमें इंपॉर्टेंट समझनी होगी मेनहिर्स की, जो क्या थे, लार्ज स्टोन्स कार्व्ड ऑन व्हाट, ऑन द डेथ ऑफ अ हीरो। ठीक है। दिस menhir is that type of burial in megaliths. दिस इज अ मेगालिथिक burial। और जब आप मेगालिथ्स की एज पढ़ते हो तो दिस menhir इज व्हाट, दिस इज अ ब्यूरियल ऑफ अ वॉरियर। ठीक है। जो बैटल में मरा हो। देन तो दिस एज ऑफ मेगालिथ्स, फ्रॉम देयर यू कैन ड्राइव इट आउट, और you can just apply the rule of odd one out, and the most important option and the most closest option
ठीक है, कि जो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट ऑप्शन होगा इस चीज के, कि कौन सा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगा जिसको पोएम्स तक में लिखा गया हो। संगम एज, संगम पोएम्स ये तब बने थे जब संगम पीरियड में क्या हुआ था, संगम असेंबली हुई थी, है ना। और उस संगम असेंबली में सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे क्या चीज हुई होगी, दैट्स व्हाट यू हैव टू derive out of this. Rest you can refer to books and you will see that this is not mentioned in neither it's mentioned in Tamil Nadu NCERT. You can find it in AL Basham. Yes, it's mentioned there. So let's start our discussion. The first news is about Article 35, which denied the basic rights or fundamental rights to the residents of Jammu and Kashmir who had not been enjoying the permanent residence certificate or the permanent resident status. अब इसका क्या मतलब है, तो आर्टिकल 35A क्या बोलता है, दैट ओनली परमानेंट रेजिडेंट्स कैन ओन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो वहां की जो प्रॉपर्टी है वो कौन खरीद सकता है, जो वहां के परमानेंट रेजिडेंट्स होंगे। और ये जो परमानेंट रेजिडेंट्स है ये कौन होंगे, इनको स्टेट की असेंबली बताएगी, स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट की गवर्नमेंट बताएगी कि वो परमानेंट रेजिडेंट्स है या नहीं है। और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है और रेजिडेंट्स है किसी और स्टेट के, वो वहां पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं। प्लस आपको वहां पे एनरोल करना होगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, इज नॉट अलाउड टू व्हाट, नॉन परमानेंट रेजिडेंट्स, तो उनके पास एजुकेशन का भी राइट नहीं है। थर्ड, इनके पास एक तो प्रॉपर्टी का राइट नहीं है, एजुकेशन का राइट नहीं है। थर्ड, इनके पास दे कैन नॉट वर्क इन गवर्नमेंट जॉब्स, they cannot own property, they cannot seek scholarships, they cannot vote, they cannot get employment under the state. Woman who marries someone outside the state loses her this citizenship also. Her children will also lose their claim to the property. ठीक है, तो these were the problems and these were the rights which were highlighted, which were controversial when it comes to the fundamental rights as per the Indian Constitution Part 3rd. So that is the issue which has been highlighted here. This came on the top and this is some sort of news जो अभी हो रहा है. The case is in itself sub judice in nature. तो अभी इस केस पे मत कीजिए उतना ज्यादा. If you still faced a difficulty in understanding 370, Article 370 and 35A, if you still face a difficulty in understanding these two articles and the abrogation and the whole process, you can refer to आर यूट्यूब चैनल, जहाँ पे 370 के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। द सेकेंड न्यूज अबाउट आदित्य L1, इसरो इज टू लॉन्च दिस मिशन ऑन September 2 टू स्टडी द सन। ठीक है, तो 2 सितंबर को मिशन लॉन्च होगा सन को स्टडी करने के लिए। व्हाट विल दिस डू, दिस आदित्य L1 और दिस L1 ऑर्बिट इज जस्ट 1.5 million kilometer away from Earth. ठीक है, and where is this point located and what all does this mission carry? First is Aditya L1 mission. The launch vehicle which will be used is PSLV. इसमें 7 टाइप के पेलोड्स हैं जिनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, ये पेलोड्स क्या करेंगे, एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, देयर इज दिस सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, there is also high energy L1 orbit X-ray spectrometer Helios जिसका नाम है, there is plasma analyzer also, कल भी ये न्यूज में था, there is triaxial high resolution digital magnetosphere or magnetometer. So the objective of this mission is to study the sun's corona, sun's photosphere, chromosphere, solar emissions, solar winds, solar flares, coronal mass ejections एंड राउंड द क्लॉक इमेजिंग ऑफ सन। तो 24/7 ये सन को वॉच करता रहेगा, उसकी इमेजिंग करता रहेगा, उसके फोटोग्राफ्स लेता रहेगा, दैट व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस, व्हाट टाइप ऑफ सोलर फ्लेयर्स आर कमिंग, किस टाइम पे सोलर फ्लेयर आ रही है, किस टाइम पे नहीं आ रही है, रिएक्शन किस टाइप का हो रहा है, सन की लाइट जो इमिशन हो रहा है, सन का लाइट का इमिशन वो कितना ज्यादा हो रहा है, किस टाइम पे ज्यादा हो रहा है, किस टाइम पे कम हो रहा है, ऑल ऑफ दिस विल बी स्टडीड। सो दिस मिशन विल बी लॉन्च्ड बाय इसरो इन द L1 ऑर्बिट। ये L1 जो ऑर्बिट है ये 1.5 मिलियन किलोमीटर्स दूर है अर्थ से। दिस ऑर्बिट अलाउज आदित्य L1 टू लुक एट द सन कॉन्टिन्यूसली।
ठीक है, कॉन्टिन्यूसली, ये पॉइंट याद रखना है, बिकॉज दिस मे सीम एन एक्सट्रीम वर्ड व्हेन यू सॉल्व योर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर. आदित्य L1, or you can refer to it as Lagrangian point 1 or Lagrange point 1. This is one of the 5 points in the orbital plane of the Earth Sun system. ठीक है, अर्थ और सन के बीच में 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें से L1 इज वन सच पॉइंट. ये लैग्रेंजियन पॉइंट्स होते क्या हैं? ये ऐसे पॉइंट्स है, ये एक ऐसा स्पेस है जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडीज का इक्वेट करता है व्हेन इट कम्स टू अट्रैक्शन एंड रिपल्शन. ठीक है, दिस इज सन, दिस इज अर्थ. यहाँ पे ये पॉइंट है जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे पुल कर रहा है इसको, इस पॉइंट को, या यहाँ से पुल कर रहा है अर्थ इस पॉइंट को. दिस पॉइंट, इस पॉइंट का जो ग्रेविटेशनल पुल है, दिस पुल एंड पुश, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, बोथ इज इक्वल. ठीक है, एंड दिस कम्स एट अ बैलेंस. और यहाँ पे अगर आप इस पॉइंट के ऑर्बिट में कोई भी चीज प्लेस करते हो, कोई भी और ये स्पेस मिशन सैटेलाइट प्लेस करते हो, दैट विल reduce its fuel consumption which is needed for any satellite, which is needed for any space mission to remain in orbit. अब तेल का खर्चा कम होगा तो this will enhance its life because you can send more payloads, you can do more experiments and you can do more research. ठीक है, so the satellite which is placed in this halo orbit around L1 has the major advantage of continuously viewing the sun without any occultation or eclipse, क्योंकि यहाँ पे कोई eclipse नहीं होगा सन और अर्थ के बीच में. Done. The L1 point is home to, so there will be no eclipses, to solar and heliospheric observatory satellite which is already there. सोहो एक सैटेलाइट ऑलरेडी देयर वहां पे है, जो नासा और ईएसए का कोलैबोरेशन था. नासा का पार्कर प्रोब है ना, दिस टू इज अ मिशन ऑब्जेक्टेड टू स्टडी सन ओनली. हीलियोस 2, solar orbiter and other active spacecrafts like IRIS, WIND, Hinode and Solar Dynamic Observatory, or you can say Solar Terrestrial Relations Observatory Stereo जिसका नाम है ACE. So these all missions are there which are targeted to sun, which will study the sun, which will study the planet, the living planet, the living the living star actually. Not study the planet, they will study the star, the living star we call it. ठीक है, तो this NASA's living star or living with a star program that explores different aspects of the sun earth system. Done. तो these points are the prelims pointers by Perfection IAS. थोड़ा सा इनको याद रखना है, इनका नोट्स बनाना है, क्योंकि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज पॉइंट्स टू बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स. ठीक है, और जहां पे भी आपको ऐसा कोई कीवर्ड मिले, जहां पे भी आपको कोई ऐसा वर्ड मिले जो एक्सट्रीम सिचुएशन को डिनोट करता हो, ठीक है, जैसे कॉन्टिन्यूसली, है ना, जैसे जीरो इक्लिप्स, जैसे लिविंग विद अ स्टार प्रोग्राम, है ना, जो ऐसे कीवर्ड्स, जो ऐसे अट्रैक्टिव वर्ड्स होते हैं, दीज आर द वर्ड्स जो यूपीएससी को भी अट्रैक्ट करते हैं. एंड द एग्जामिनर इटसेल्फ एंड द एग्जामिनेशन बॉडी जो पेपर सेट करती है, दैट टू इज इंटरेस्टेड इन दीज टाइप्स ऑफ वर्ड्स. और ये वर्ड्स अगर आप देखो तो आपके यूपीएससी के पेपर्स में बहुत बार आ चुके हैं. ठीक है, जैसे हमने अभी अभी एक वर्ड डिस्कस किया था, फ्रॉम द एंशिएंट इंडिया. डन. तो नाउ द एनाटमी ऑफ सन, कल भी हमने ये रिवाइज किया था, आज भी हम रिवाइज करेंगे, और आगे जितनी बार ये आएगा इसको रिवाइज करेंगे. वाई? बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी प्रीलिम्स. ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है और इस चीज को पढ़ना है, और इन की टर्म्स को, जैसे सन स्पॉट क्या होता है, दिस इज अ डार्कर एंड कूलर एरिया, जैसे कोर क्या है सन का, दिस जनरेट द एनर्जी वाया थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शंस. थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस कोर में होती है, कोरोना में होती है, रेडिएटिव जोन में होती है, या रिएक्टिव जोन में होती है, या कन्वेक्टिव जोन में होती है. तो ये सब चीजें याद रखनी है. इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट लो, आई विल जूम इट आउट फॉर यू. ठीक है, और इसको दिन में 1-2 बार आप रिवाइज करते जाओ. ठीक है, डन. देन लेट्स मूव टू द एडिटोरियल्स ऑफ द डे. एंड आज का जो एडिटोरियल सेक्शन है इसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए हैं, बिकॉज ये वाला आर्टिकल, दिस इज
written by a former IB chief, intelligence bureau के chief थे वो, and he is retired now. And he highlights here that when we celebrate the G20 and the moon mission, है ना, we need to just not ignore the other dimensions, and we need not to just ignore the point that India is still facing security threats from inside and outside. ठीक है, and particularly we need to focus on the internal threats as the election year is ahead, है ना। तो प्री इलेक्शन ईयर है ये जो अभी चल रहा है, तो फॉर policymakers, they should not get swept into the uncomfortable aspects under the carpet, or they should not remain content with an apparent surface calm that can oftentimes be illusionary. Why this can be illusionary? That okay, we are doing great, we are doing great with space exploration, we are doing great with G20 summits. So at this point of time, we are doing great with Chandrayaan 3, we are doing great with Aditya L1, we are sending space missions, our scientists are doing great, and yes, the country is growing. Okay, so at this point of time, we should not just skip, or we should not just see these illusions. He calls these things as illusion, and we should not just get swept, or we should not just get overwhelmed by these illusions. रादर हमें क्या करना चाहिए, हमें इन illusions के पीछे का गहराई देखनी चाहिए। ठीक है, दैट एक्चुअल में और भी सिक्योरिटी थ्रेट्स है, एक्चुअल में और भी प्रॉब्लम्स है जिन पे हमें फोकस करना है, एंड दैट इज द सजेशन विच ही सजेस्ट फॉर व्हाट, फॉर द पॉलिसी मेकर्स, कि उनको ये चीज नहीं करनी है। ठीक है, क्यों? अगर आप देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइसिस इज देयर द मणिपुर माइक्रोकॉस्म, क्योंकि द सिचुएशन विच स्टार्टेड इन मणिपुर is seeping in into the entire northeast, and the author calls it a parari fire, that if this fire started, तो ये fire जो है ये रुकेगा नहीं, be this will turn into the parari fire, और ये आग जो है ये बुझेगी नहीं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफिलिएशंस विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइबल्स, एंड जैसे मिजोरम के कुकीज और मणिपुर के जोमीज, दे आर बाउंड, मतलब उनका आपस में कुछ अलग रिलेशंस है। वैसे ही मणिपुर के चिन्स, है ना, एंड कुकी चिन्स ऑफ बांग्लादेश, दे आर, उनका आपस में कुछ अलग रिलेशन है। एंड द लार्जर क्वेश्चन ऑफ नागालिम, ठीक है, दैट इज द नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम, that is NSCNIM. This organization is still there. Maybe we have like curbed its activities. We have curbed its activities. We have curbed the activities of ULFA as the Independent and Bodo Youth Organization. We might have declared such organizations and such organizations as anti-national or terrorist organizations under the UAPA Act, UAPA Act, post 2019 amendment. We have declared some persons also as the anti-national or the terrorist individuals. But the point here is that the organizations and the terror behavior, ठीक है, behavior of these organizations and the behavior of terror organizations has been such that they do practice this era of truce, or they do practice this era of silence, so that they regain their strength and then they emerge out, and they, because the terror itself can be defined as a simple blow, so in order to terrorize the society for a longer term, for a longer period. And that is the point जहाँ पे author here highlights first the Manipur issue, ठीक है, और second he'll also highlight the Maoist issue, ठीक है, जो अभी हमें लगता है कि दंतेवाड़ा जो मैसेकर हुआ था 2010 का, है ना, दंतेवाड़ा मैसेकर हुआ था 2010 का, एंड छत्तीसगढ़ वाला हुआ था 2013 का, एंड सुकमा 2017 और 2021 का। तो ये जो भी हो रहा है ना, जितने भी ये इश्यूज हुए हैं, तो इन इश्यूज को अगर आप देखो, या इन इंसिडेंट्स को अगर आप देखो, तो दिस हैज क्रिएटेड अ सेंस दैट पोस्ट 2021 हमने देखा कि थोड़ा बहुत रिडक्शन हो गया है, माओइस्ट अटैक्स में रिडक्शन हुआ है, जबकि इस ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है दैट दिस इज वन ऑफ द टॉप टेररिस्ट ग्रुप्स इन द वर्ल्ड, है ना।
plus the movement may no longer resemble like what it was called earlier, that is the spring thunder, that is the spring thunder over India, है ना. So this organization was earlier called as the spring thunder over India, but post recently we can see that the organization and the movement and the attacks from Naxalites, from the Maoists, has decreased. However, the threat has not been eliminated. One more threat is the right wing terror, that is the Islamic State, जो यहाँ पे हाईलाइट किया ऑथर ने, बिकॉज 3 अगस्त 2023 को ही इनका जो चीफ था, जिसको ये कैलिफ बोलते हैं, दिस कैलिफ हैज डाइड एंड has been replaced by a new one whose name is Abu Hafs al Hashmi al Qurashi. ठीक है. The new caliph, he might be posing and he has obtained the state of art weapons, including the NATO caliber weapons also. So the problem here which the author highlights is multi-dimensional. That is कि इंडिया का जो threats है which the author is highlighting from the Maoists, from the Islamic State, right-wing terror, and Manipur microcosm, plus the terrorism in Jammu and Kashmir. The author here says that this is not the end. The complications are exaggerated. The complications are increased by the re-emergence of communal violence and communal rights. जैसे हमने देखा communal rights of हरियाणा, communal rights of महाराष्ट्र, ठीक है, इन द रिसेंट पास्ट. और इस सब की वजह से, है ना, द position, the reputation which India has been earning, the position which India is holding may be अंडर चैलेंज. और अब इस चीज को बचाने का एक ही तरीका है, दैट इज पीसफुल इलेक्शंस. एंड फॉर पीसफुल इलेक्शंस टू हैपन वी मस्ट कीप अ चेक ऑन ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स. 5 प्रॉब्लम्स जो ऑथर ने हाईलाइट किए, इन सब पे चेक रखना है, एंड दैट इज द ओनली वे टू डेमोन्स्ट्रेट इंडियाज ट्रू स्ट्रेंथ एंड वर्थ. ठीक है. अदरवाइज the democracy is under challenge, the elections get compromised, and that may create a problem. Then comes the editorial of the day, one more editorial, which is about India and Greece finding a new way to revive an age-old relationship. अगर आपको याद हो तो अभी 2 दिन पहले भी हमने ये डिस्कशन किया था, ठीक है, दैट पीएम मोदी, after conclusion of BRICS at Johannesburg summit, he directly flew to Greece, and this was first state visit to European Mediterranean country, that is Greece. Post Before this there was only one visit 40 years before. इससे पहले जो विजिट हुआ था, that was 40 years before. This visit was by Indian Prime Minister Indira Gandhi in 1983, है ना. इंदिरा गांधी का जो विजिट हुआ था 1983 में, तब से लेके आज, आफ्टर 40 years, any Indian PM has visited the land Greece. अब Indian PM has revived some key points and some key strategies have been revived in this summit, or not summit actually, in this visit. So what are these? First is strategic partnership. ठीक है. Strategic partnership. Second is free, open and rule based Med-C. Free, open and rule based Med-C, है ना. And Indo Pacific. Third thing is doubling the India Greece bilaterals. Bilateral ट्रेड जो है उसको 2x करना है बाय 2030. दैट्स हाउ यू मेक शॉर्ट नोट्स, है ना. अब ये 5 पॉइंट याद रह गए. अब इंडिया ग्रीस पे कुछ भी आएगा तो यू कैन राइट दीज 5 पॉइंट्स, है ना. एंड दिस विल बी योर इंट्रोडक्शन एंड दीज आर योर की डेवलपमेंट्स. आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है. प्लस आप लास्ट में पीएम मोदी का एक कोट लिखोगे जो हमने अभी रिसेंटली लिखा था, ठीक है, जो उनने बोला होगा वहां की स्पीच में, है ना.
तो देन also the talks have been about pharma, agricultural production. MOUs have been signed about agricultural production, pharma sector, electronics, mobility, migration partnership, है ना, एंड मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप। ठीक है, ये जो अर्ली फाइनलाइजेशन होगा इस एग्रीमेंट का, एक एग्रीमेंट है हमारा MMPA, दैट इज मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप agreement. This will facilitate skilled migration of laborers, of workers between the two countries, and there will be establishment of direct flight service to boost tourism and connectivity. Done. The both countries have condemned terrorism also, and the cross-border terrorism also in all its forms and manifestations. तो दैट्स हाउ यू शुड डील विद सच इश्यूज, क्योंकि इंडिया ग्रीस की जो रिलेशनशिप है बहुत ही लाइक यू कैन से दैट यूरोपियन कंट्री है, इट कम्स इन आर एक्सटेंडेड नेबरहुड, है ना। तो यहाँ से पहली बात क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। अगर क्वेश्चन आया तो प्रीलिम्स में आएगा, बट अगर मेंस में भी क्वेश्चन आता है about India and Eurasia, or about Eurasia, about India and European countries, about India and the Mediterranean sphere, or India's Med policy, question can be framed, है ना, और India's bilaterals across Mediterranean Sea, है ना, India approaching Europe, done. तो at in these questions you have to answer them with such strategic points. और यहाँ पे आपको पूरा नोट 2 पेज 4 पेज का नोट नहीं बनाना है, फ्रॉम द हिस्टोरिकल, फ्रॉम द फ्यूचरिस्टिक, फ्रॉम द प्रेजेंट, फ्रॉम द पास्ट, कितने एग्रीमेंट्स हुए, कितने नहीं हुए, क्यों नहीं हुए थे, क्या दिक्कत थी, ग्रीस की क्या प्रॉब्लम्स थी, है ना, ग्रीस में क्या इश्यूज थे। तो दैट्स ऑल यू कैन डू इज जस्ट टेक 5 to 10 points, keep them with you and use them directly in your answer. Keep this template ready. Done. तो कुछ पॉइंट्स है अलेक्जेंडर्स इन्वेजन 326 BC का, है ना। उसके बाद दिस वाज द पॉइंट जहाँ पे इंडिया एंड ग्रीस के रिलेशंस थोड़े बहुत थोड़े बहुत क्या खत्म हो गए थे, है ना, प्लस रिवाइवल नहीं हो पाया। अभी जो हमारा टूरिज्म एंड ट्रेड है इट स्टैंड्स अराउंड 2 बिलियन and it's predicted to increase more. Comprehensive bilateral strategy is there also we have in place, and the aspirations of Greece to become a gateway for European Union can be fulfilled by India and Greece coming together, because both were plundered by the colonial powers and both are now focusing on returning and restoring the glory of the art and culture, ठीक है, of two countries. तो चलिए आगे, सेकेंड पॉइंट, दिस विल बी योर कंक्लूजन। हाँ, इसलिए मैंने ये लास्ट में बोला दिस विल बी योर कंक्लूजन, ठीक है, दैट हाउ दे आर फोकसिंग। हाँ, इश्यूज इनके बीच में हैं इजराइल को लेके, टर्की को लेके, है ना, कश्मीर को लेके, दिल्ली अंकारा टेंशंस ओवर कश्मीर। तो दीज आर सम इश्यूज बट नॉट दैट मच लाइक प्रॉब्लमेटिक व्हेन इट कम्स टू द बायलैटरल्स ओनली, है ना। टूरिज्म को लेके वी कैन वर्क आउट। Then the next editorial is about at the Delhi summit, demonstrate climate leadership. How can we demonstrate the climate leadership? How can India demonstrate the climate leadership when it comes to the upcoming G20 Delhi summit? So this editorial has been written by the researchers from Stockholm Environment Institute. ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसको समझना है और इसको समझ के अपने पॉइंट्स में थोड़ा बहुत इस पे नोट बना के रखना है। एंड इट हाईलाइट्स दैट देयर आर 3 इश्यूज जो क्लाइमेट लीडरशिप में प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है, और इंडिया क्लाइमेट लीडरशिप में कैसे रोल ले लेगा आगे, और अगर इंडिया यहाँ पे रोल ले ले अपना क्लाइमेट लीडरशिप में, तो व्हाट आर द 3 मेन डायमेंशंस जहां पे इंडिया को काम करना है, और इन 3 डायमेंशंस पे काम करके इंडिया क्या करेगा। इंडिया विल इमर्ज एज अ क्लाइमेट लीडर एट द ग्लोबल लेवल। डन। तो अब क्या होगा, सबसे पहली चीज, एंश्योर क्लियर गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स। कैसे? फर्स्ट इज एट द नेशनल लेवल एंड लोकल लेवल G20 countries need to improve their governance processes. For what?
जस्ट टू इंश्योर द जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, दैट जो आप एनर्जी ट्रांजिशन कर रहे हो फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, दैट शुड बी विद द basic criteria of justice. That is, you should be having that climate justice, and then you are adopting to the transitional technologies. Otherwise, आप you will do the same practice कि आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो बट वो इलेक्ट्रिसिटी कोल बेस्ड है ना। आप ई व्हीकल्स लेके आ रहे हो बट वो ई व्हीकल्स जिस इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कोल बेस्ड पावर है, ठीक है। तो दैट इज नॉट अ जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, है ना। एंड दिस एनर्जी ट्रांजिशन हैज टू बी इंक्लूसिव, जिसमें सारे लोगों का पार्टिसिपेशन हो, और साइलोड वर्किंग को अवॉइड करना है। हाउ टू अवॉइड साइलोड वर्किंग इज बाय इंक्लूसिव अप्रोच। कैसे इंक्लूसिव अप्रोच लेना है? सारे डिपार्टमेंट्स, सारे स्टेक होल्डर्स, एनजीओज एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, सबको साथ लेके चलना है गवर्नमेंट के साथ, है ना। एंड जस्ट टू शन द ट्रेडिशनल अप्रोच, जो ट्रेडिशनल अप्रोच था कि ग्रोथ का, कि कितने जॉब्स आए, कितनी इंडस्ट्रीज बनी और कितना प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, इस अप्रोच को छोड़ के यू जस्ट नीड टू इंश्योर दिस थिंग दैट what kind of jobs are being created, who has access to these jobs, and what is the broader level of the community resilience which has been created. Innovation कितना हो रहा है, तो these should be the parameters of the growth. और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, दैट इज द प्रेसिडेंशियल क्लाइमेट कमीशन जो साउथ अफ्रीका में बनाया गया है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज एडिंग डी कार्बनाइजेशन. what do we mean by decarbonization is that producing less carbon and increasing the carbon sequestration technologies. Then this long term economic stability and livelihood and the public revenue streams should be focused on decarbonization. और कैसे होगा ये? होगा ऐसे दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो फंडिंग करेंगे किस चीज के लिए? डीकार्बनाइजेशन के लिए, और डीकार्बनाइजेशन की टेक्नोलॉजीज के लिए, चाहे वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो। अब इसी में द लो कार्बन इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, और लो कार्बन इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ग्रीन स्टील, है ना। This global increase for the demand in production of green steel, this necessitates the immediate transition to low carbon steel production pathways, है ना। तो लो कार्बन स्टील प्रोडक्शन या लो कार्बन स्टील प्रोडक्शन और ग्रीन स्टील प्रोडक्शन कैसे करेंगे? बाय फर्स्ट डिक्रीजिंग द डिमांड एंड देन अडॉप्टिंग टू लो कार्बन स्टील पाथवेज। और ये पाथवेज क्या है? जैसे एडवांसिंग ग्लोबल लो कार्बन स्टील प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, सेकंड इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाएंगे ग्रीन स्टील में, और थर्ड मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स या इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दे विल प्रोवाइड मोर फंडिंग टू दिस green transition towards the green city. And the global increase in demand for and the production of green steel necessitates the immediate transition to low carbon steel production pathways. Moving forward, the G20 countries will emerge, and this G20 can have a collective commitment to procure this green public procurement. और ये ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट कैसे होगी? कि जितना भी गवर्नमेंट्स नेशनल लेवल पे प्रोक्योरमेंट कर रही है, दे विल चेक दैट द प्रोडक्ट वेदर इट्स स्टील और सीमेंट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड विद ग्रीन टेक्नोलॉजीज, ठीक है। जब ये चीज मॉनिटर की जाएगी, जब इस चीज पे रोक होगी, देन ओनली वी कैन इंश्योर फास्टर ग्रीन ट्रांजिशन, फास्टर क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, फास्टर क्लीन टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन, ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंट जो हाईलाइट किया जा रहा है यहाँ पे ऑथर्स के द्वारा, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी कैसे? आपको ट्रांजिशन रिलेटेड डेटा जो है दैट शुड बी पब्लिकली अवेलेबल, and such as the G20 energy transition and sustainable finance working groups and just energy transition partnerships. These partnerships जो भी इनका data हो, this and the mechanisms they are adopting, that should be available to public, that should be transparent, है ना।
and this the race to deploy clean energy for all and to decarbonize industry and to achieve an inclusive transition cannot be run alone, है ना। इसलिए इंटरनेशनल लेवल पे आपको कोलैबोरेशन करना ही पड़ेगा। और यही तीन एक्शंस ऐसे हैं जो G20 का प्राइम एजेंडा होना चाहिए। नॉट बट दीज शुड बी वन टुगेदर, तीनों गोल्स एक साथ लेने मतलब हमें अचीव करने हैं, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ सम कंट्रीज एंड कम्युनिटीज, है ना। हमने ऐसा भी नहीं करना है कि किसी को लॉस हो जाए इससे, बट अगर हम ये तीन गोल्स अचीव कर रहे हैं एट द G20 प्लेटफॉर्म वेयर द 20 कंट्रीज आर ओनली अडॉप्टिंग टू इट, तो दे शुड नॉट थिंक अबाउट इट द अदर वे अराउंड। दे शुड ऑल्सो कंसिडर इट कि अगर हम एनर्जी ट्रांजिशन कर रहे हैं तो ये किसी और पुअर कंट्री को अफेक्ट ना करे, पुअर कंट्री को एडवर्सली अफेक्ट ना करे, ठीक है। So the outcome document of July G20 Energy Transition Ministers Meet called for just, affordable and inclusive energy transition pathways. तो ये अभी जो एनर्जी ट्रांजिशन मिनिस्टर्स की मीट हुई थी उसमें ये डॉक्यूमेंट आया था बाहर। इसने नेट जीरो एम्बिशंस पे फोकस किया एंड द पॉइंट हेयर इज दैट दीज आर द इश्यूज एंड दीज आर द लाइक मेन पॉइंट्स जो हम अपने आंसर में कोट करेंगे, ठीक है। कि हाउ क्लाइमेट डिप्लोमेसी should be governed, how climate diplomacy should be steered when it comes to international diplomatic tables, ठीक है। तो इस चीज को समझना है दैट फर्स्ट इज नीड ऑफ ट्रांसपेरेंसी, सेकंड इज आर decarbonization एंड थर्ड इज क्लियर गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो तीनों चीजों को याद रखना है और तीनों चीजों को समझना है और तीनों चीजों को अच्छे से समझना है। अब मैं यहाँ पे ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। दैट इज हाउ नॉट टू कंक्लूड, कि कंक्लूजन कैसा नहीं होना चाहिए। एट द लास्ट दे ऑथर्स रोट ए सिंपल लाइन दैट इज देयर इज सिंपली नो मोर टाइम टू वेस्ट, है ना। तो ऐसा informal conclusion you can write in editorials, you can write anywhere but not in your UPSC answers, ठीक है। तो ये वाला conclusion UPSC आंसर में नहीं डालना है। The next news is about population growth and the population growth not being a panacea, और ये हाईलाइट किया है किसने, मूडीज इन्वेस्टर्स, है ना, सर्विस। एंड इन इट्स रिपोर्ट इट हाईलाइटेड दैट इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ जो है इससे हमारा लेबर फोर्स इंक्रीज तो हो जाएगा, बट द अदर डायमेंशंस आर इंपॉर्टेंट। और कौन सा डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, है ना, एंड द क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द बेनिफिट्स विच वी रीप आउट ऑफ इट। तो अब इंडिया का थोड़ा सा देखते हैं पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 की पब्लिश की थी अभी यूनाइटेड नेशंस ने, ठीक है। और ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट थी इसके अनुसार India will become world's most populous country by mid 2023 and it will surpass China by 1.4 billion people by about 3 million people, and the implications of this can be seen on the demographic shift across economy, society and environment. Done. अब ये जो रिपोर्ट आई है किसने निकाली है, यूनाइटेड नेशंस ने निकाली है। रिपोर्ट का नाम क्या है, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023। प्रीलिम्स का पॉइंट, इंडिया का करंट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इंडिया करंटली हैज एन 17.5% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। तो वर्ल्ड का जो टोटल शेयर है 17.5% इज विद इंडिया एज पर दिस रिपोर्ट, ठीक है, नॉट एज पर सेंसस। याद रखना है कि क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसको सही से पढ़ें। वो पूछेगा सेंसस और डेटा देगा पॉपुलेशन रिपोर्ट का जो आपने अभी अभी पढ़ा होगा, और आपको लगेगा कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है अभी तो पढ़ा था और ये ठीक होगा, है ना। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो पूछ क्या रहा है। This is 4 times the population India had at the time of independence, और इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा 34 करोड़ था और नाउ इट्स 4 times, है ना। तो इस पॉइंट को याद रखना है दैट हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया है 4 times। Earlier, what was the population growth prospect or the history of India? तो first we had this phase from for 20 years approx, है ना, I guess more than 20 years, no it's 30 years, 91 से लेके 21 तक। तो this phase was characterized by low rate of population growth and we had only 1.26 crore people living in India, and there were
कैलेमिटीज, एपिडेमिक्स, फेमीन्स, प्लेग, मलेरिया, और इस सब की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रिमेन स्लो। क्यों स्लो रहेगी? क्योंकि बर्थ रेट जो होगा वो भी ज्यादा होगा, बट जो डेथ रेट होगा वो भी ज्यादा होगा। लोग पैदा भी ज्यादा होंगे और मरेंगे भी बहुत ज्यादा, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगी? कम होगी। तो अगर आपको ये चीज समझनी है तो इसके लिए आपको नॉटेस्टीन थॉम्पसन का कर्व पढ़ना होगा, एंड दैट विल मेक यू मोर अंडरस्टैंड। देन द पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन 1921 से लेके 51 तक, द पॉपुलेशन ग्रो एट अ रैपिड पेस, एंड द नेक्स्ट फेज आल्सो व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय पॉपुलेशन एक्सप्लोजन 51 से 81 तक। ये वाला पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, दिस एरा आल्सो सॉ अ रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ठीक है, द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, और 1921 इज द ईयर जिसको बोला जाता है द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ठीक है, देन द पीरियड फ्रॉम 1981 ऑनवर्ड्स, 1981 के बाद से अभी तक, द डेकेडल ग्रोथ रेट डिक्रीज्ड टू 20 फ्रॉम 24% टू 23% ओनली। 1981 से लेके अभी तक जो है हमारा ग्रोथ रेट वो डिक्रीज हो रहा है व्हेन इट कम्स टू द डेकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, और अभी करंट सिनारियो क्या है हमारी पॉपुलेशन का? हमारा टीएफआर लेवल जो अभी डिक्रीज हुआ है 2.1%, और 2.1, दैट इज द 2.1 बर्थ्स पर फीमेल इन देयर प्रोडक्टिव एज। दिस वाज हाईलाइटेड बाय द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट, एंड यूएन हैज एस्टिमेटेड दैट कि इंडिया का पॉपुलेशन जो है 1.67 बिलियन हो जाएगा कब? 2050 में, और 2100 में इट विल बी अराउंड 1.53 बिलियन पीपल। ठीक है, 2100 में। देन देयर वाज दिस एक्सप्लेनर ऑफ द डे। ठीक है, एक्सप्लेन सेक्शन में ये एडिटोरियल आया था, एंड दिस एडिटोरियल टॉक्स अबाउट ओपन एआई, है ना, ओपन एआई, चैट जीपीटी एंड न्यूज मीडिया एजेंसीज। अब क्या हो रहा है? ठीक है, अब इस चीज को समझना है। ये न्यूज एजेंसी का वेबसाइट है, ठीक है, और यहाँ पे है गूगल का सर्वर, है ना। हमने इससे पहले एक कंट्रोवर्सी पढ़ी थी जिसमें दिस सर्वर और द इंटरमीडियरीज और द न्यूज इंटरमीडियरीज, और यहाँ पे है पर्सन ए, है ना, यहाँ पे कोई बंदा है जिसका नाम है ए। अब इस ए को कोई न्यूज चाहिए, इस ए को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना, अबाउट एनीथिंग। फॉर एग्जांपल हमें ही इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट चैट जीपीटी, व्हाट इज चैट जीपीटी, किसने इसको बनाया था, कहाँ बना था, क्यों बना था। तो चैट जीपीटी सबसे पहले न्यूज में रहा होगा। तो व्हाट आई विल सर्च अबाउट चैट जीपीटी। जब मैं ये प्रॉम्प्ट डालूंगा गूगल में तो गूगल का सर्वर जो है वो एक फोटो निकालेगा, न्यूज की क्लिपिंग निकालेगा और 2-3 लाइन का डिस्क्रिप्शन निकालेगा बस। और ये मुझे दिखाएगा 5-10 सर्च लिस्ट में, ऐसे 1 2 3 4 5 10 दिखा देगा। दैट उन ये सारी वेबसाइट्स निकाल के दिखा देगा। और ये अब आपका ये डिस्क्रिप्शन है दैट विच वेबसाइट यू विल क्लिक, है ना। आपको किस वेबसाइट का डेटा या किस वेबसाइट का जो वो लिंक है वो अट्रैक्ट करता है और आप उस वेबसाइट पे चले जाओगे। नाउ द पॉइंट हेयर इज कि इस पर्सन को इस वेबसाइट पे डायरेक्ट करना है, इस पर्सन को एक जगह से उठा के दूसरी वेबसाइट पे डालना है ना, लेके जाना है। तो इसके लिए व्हाट इज गूगल यूजिंग? ठीक है, तो यहाँ पे गूगल इज यूजिंग टू रीराउट द पर्सन ए फ्रॉम हिज कंप्यूटर एंड प्रोवाइड हिम द एक्सेस ऑफ दिस न्यूज वेबसाइट जो पब्लिकली अवेलेबल होती है। अब ये जो रीराउटिंग होती है, अब या जो ये राउटिंग होती है, इस राउटिंग के पैसे लेता है गूगल। गूगल भी कमाता है और न्यूज वेबसाइट पे जितना ट्रैफिक जाएगा तो वो वेबसाइट भी कमाएगी। ठीक है, थ्रू एड्स एंड थ्रू ट्रैफिक एंड एनी अदर थिंग। डन। अब यहाँ पे क्या है, न्यूज वेबसाइट जो है वो जो कंटेंट बना रही है ना, जो उसने एडिटोरियल लिखा होगा चैट जीपीटी पे, वो एडिटोरियल किसके लिए है? पर्सन ए के लिए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारा कंटेंट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन लेके जा रही है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है क्या? ओपन एआई, है ना। और ये ऑर्गेनाइजेशन उस डेटा को अपने लिए यूज कर रही है। किसके लिए कर रही है यूज? लार्ज मशीन मॉडल और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, है ना, और मशीन लैंग्वेज मॉडल्स नोन एज
ओपन एआई सॉफ्टवेयर्स। अब इतना सारा डेटा और इतना सारा डेटा सेट जो इस न्यूज़ पब्लिशर ने पब्लिश किया, ये ओपन एआई लेके गया और इस चीज को यूज किया अपने, जो इसकी सॉफ्टवेयर है, जो इसका मशीन लर्निंग का सॉफ्टवेयर है, उसको ट्रेन करने के लिए। और ट्रेन करने के बाद उसको पब्लिक में छोड़ेगा तो दिस विल रेज प्रॉफिट फॉर द कंपनी। और कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा तो कौन बेनिफिट होगा? दिस कंपनी, दिस चैट जीपीटी कंपनी विच इज बेस्ड एनीवेयर इन द कंट्री और एनीवेयर इन द वर्ल्ड, है ना। इस न्यूज पब्लिशर को कुछ नहीं मिला इस प्रॉफिट में से, है ना। हाउएवर जब पहला सिनारियो था, दिस वन दिस सिनारियो, उस टाइम पे वो कमा रहा था, बट इस सिनारियो में ही इज नॉट अर्निंग एट ऑल। मेक सेंस? और अगर वो कमा नहीं रहा है इस चीज से, है ना, अगर वो कमा नहीं रहा है इस चीज से, तो वो क्या करेगा? he'll raise concern, he'll raise case against this illegal or unusual use of its data set। ठीक है। अब एक टर्म है यहाँ पे, क्रॉलर जिसको बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज द क्रॉलर्स, हु आर द क्रॉलर्स? क्रॉलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वेबसाइट्स को क्रॉल करता है और उन वेबसाइट से डेटा निकाल के, डेटा सेट निकाल के इस ओपन एआई को फीड करता है। ठीक है, दैट्स द टर्म। तो अब इस एडिटोरियल को समझते हैं सिंपल टर्म्स में। व्हाट इज दिस एडिटोरियल? तो अगेन, जो मैंने क्रॉलर्स बोले अभी, दीज टेक कंपनीज यूज द सॉफ्टवेयर नोन एज क्रॉलर्स टू स्कैन द वेब पेजेस, और वहां से कंटेंट उठा के अपने, जो इनका लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है, जिसको हम मशीन लैंग्वेज मॉडल भी बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज लर्निंग मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसको फीड कर देता है एंड देन दिस डेटा इज स्क्रैप्ड फ्रॉम द वेबसाइट्स। अब क्या होगा? अब जब भी आप इस एलएलएम को, लार्ज लैंग्वेज मॉडल या ओपन एआई या चैट जीपीटी को कोई कमांड दोगे, कोई प्रॉम्प्ट दोगे चैट करने के लिए, ठीक है, आप इसको बोलोगे मुझे चैट जीपीटी के बारे में एक आर्टिकल लिख के दो, तो ये आर्टिकल लिख के देगा, आपको वेबसाइट पे लेके ही नहीं जाएगा। तो जहां से इसने कंटेंट उठाया, जहां से इसने सीखा, उस चीज को ही फायदा नहीं हो रहा है। जो बंदा न्यूज पब्लिशर है, जिसने कंटेंट बनाया, अपने रिपोर्टर्स को, अपने एडिटर्स को, अपने कंटेंट राइटर्स को पैसा दिया कंटेंट बनाने का, उसका तो कोई फायदा नहीं हो रहा। तो दैट इज व्हाई दिस टेक्नोलॉजी इज अंडर कंट्रोवर्सी नाउ। और लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ठीक है, तो द वे फॉरवर्ड फॉर दिस कुड बी दैट यस, दे कैन शेयर एन एग्रीमेंट, और उसमें बोथ ऑफ द न्यूज इंटरमीडियरी एंड दिस ओपन एआई प्लेटफॉर्म विल वर्क आउट अ फिनोमेना, जिसपे वो लोग आपस में रेवेन्यू शेयरिंग का मॉडल अडॉप्ट कर सकते हैं। डन। एट द लास्ट, द मेंस क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी एज प्रोमिस्ड, कि हर वीडियो में आपको एक यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वेश्चन, एक यूपीएससी का मेंस क्वेश्चन, दोनों चीज मिलेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर से। तो क्वेश्चन वाज अबाउट द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ इन इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन, पहला, ऑफ द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इज इट कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन और इट इज जुडिशलाइजेशन ऑफ लेजिस्लेचर? Do you understand it? There are two terms. One is constitutionalization and other is judicialization. What does this mean? That क्या बोल रहे हैं? That most significant achievement of Indian law or most significant achievement of modern law in India is कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया, मतलब एनवायरमेंटल प्रॉब्लम वाज पोल्यूशन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता था? एक गाइडलाइन निकालता या एक वर्डिक्ट देते, ऑनरेबल कोर्ट से एक वर्डिक्ट आता, किसको? पार्लियामेंट को, कि आप एक लॉ बनाओ इसके ऊपर, दैट राइट टू, विच प्रोवाइड्स अ लीगल राइट, दैट इज राइट टू पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, है ना। ये एक लीगल राइट बनता, दैट राइट टू पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। अब ये लीगल राइट बन जाता और उससे क्या होता? आपको एक राइट मिल जाता कि आप जो है लीगल राइट एंजॉय करते हो कि आपके पास पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है ना। बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड दिस प्रॉब्लम, और उन्होंने ये प्रॉब्लम उठाई और इस केस में डिस्कस की, एंड देन दे आस्क्ड, एंड देन दे डायरेक्टली हिट दिस थिंग दैट जितनी भी ये प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स का सलूशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। अब ये प्रॉब्लम्स का सलूशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कैसे?
है ना। अभी आप बोलोगे ये इसका सोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कैसे? बिकॉज right to clean air or right to clean environment, pollution free environment was highlighted by Supreme Court as what? As a part of fundamental rights, है ना। pollution free environment, Subhash Kumar and State of Bihar case 1991 में it was highlighted that these rights are very much important for these are part of fundamental rights, and the pollution free environment is a part of article 21. सिमिलरली द अदर केसेस ऑल्सो। तो ये सारे केसेस जो मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं, दीज आर जस्ट हिंट्स फॉर यू, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, दीज आर जस्ट हिंट्स फॉर यू, और आपको इन केसेस को पढ़ना है, इन पे एक नोट बनाना है और इस आंसर को लिखना है। आंसर को लिखने के बाद 9031036712 इस नंबर पे भेजिए। ठीक है, आई विल इवेलुएट इट एंड आई विल गेट बैक टू यू। 9031036712 आप इस आंसर को लिखिए और मुझे भेजिए। हम इस आंसर को इवेलुएट करेंगे और हम आपको गाइड करेंगे आपकी प्रिपरेशन को लेके। ठीक है, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन अहेड। परफेक्शन आईएएस लेके आ रहा है 20 सितंबर से नया बैच यूपीएससी के लिए। ठीक है, और इस बैच की खासियत ये होगी दैट अ 12 मंथ्स फोकस्ड बैच फॉर 2024 एंड 2025। ठीक है, दोनों यूपीएससी के दोनों एग्जाम्स को ये टैकल करेगा, प्रीलिम्स फॉर 2024 एंड प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू फॉर 2025। बोथ द थिंग्स विल बी कवर्ड। 2024 के लिए मेंस का पूरा अच्छे से आपको प्रिपेयर कराया जाएगा 2024 के मेंस के लिए। 2024 के प्रीलिम्स के लिए आपकी गाइडेंस, आपका स्ट्रैटेजी, आपका एलिमिनेशन, हर एक चीज पे काम किया जाएगा। ठीक है, बिकॉज वी हैव टू यूनिक मॉडल्स at Perfection IES, that is two, we call it 2:2:2 model, है ना। that is 2 hours of class, 2 subjects per day and 2 classes per day, है ना। 2 घंटे की क्लास ताकि स्टूडेंट बोर ना हो, 2 सब्जेक्ट्स ताकि सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए, और 2 घंटे की क्लास इसलिए ताकि 3 घंटे की क्लास में आप 1 घंटा वेस्ट ना कर पाओ। ठीक है, 2 घंटे की क्लास हो, फोकस्ड क्लास हो। देन वी हैव वन मोर मॉडल विच वी कॉल एज 25-25-25 मॉडल। ठीक है, दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन एवरीथिंग यू रीड इन योर वीक। ठीक है, आपकी हफ्ते में 5 क्लासेस होंगी। ठीक है, हर क्लास से 5 एमसीक्यूज निकलेंगे, तो आपकी हफ्ते में 5 क्लासेस हो गई 2 सब्जेक्ट्स की। तो हर दिन आपके जो बेसिक्स में से निकलेगा 5 एमसीक्यूज, हर क्लास में से 5 एमसीक्यूज निकलेंगे, है ना। और तीसरे जो 5 एमसीक्यू होंगे ये डेली करंट अफेयर्स के एमसीक्यू होंगे, है ना, जो डेली करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं इन द रिटन फॉर्म, प्रिंटेड फॉर्म। ठीक है, डेली आपको करंट अफेयर्स हमारे यहाँ से प्रोवाइड होता है 2 पेजेस का। अब ये मॉडल ऐसा है कि आपकी एक क्लास से 5 एमसीक्यूज निकलते हैं, आपकी एक क्लास से 5 एमसीक्यूज निकलते हैं डेली के, और यही एमसीक्यूज हफ्ते के एंड में 25 बन जाते हैं, और यही एमसीक्यूज का 25, 25 और 25 एमसीक्यूज का आपका एक टेस्ट बनता है जो आपका कहलाता है वीकेंड टेस्ट। ठीक है, और इस वीकेंड टेस्ट के साथ साथ आपको डेली हर सब्जेक्ट का, हर क्लास का एक असाइनमेंट मिलता है मेंस के लिए, फॉर मेंस, हर सब्जेक्ट का, और हर क्लास से आपको एक असाइनमेंट मिलेगा मेंस के लिए। और वीकेंड टेस्ट में भी आपका 75 क्वेश्चंस का प्रीलिम्स का टेस्ट होगा, और आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे मेंस के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिनी टेस्ट बोलते हैं या वीकेंड टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो दिस अप्रोच विल हेल्प यू टू कीप यू कंसिस्टेंट, डेडिकेटेड विद हाइएस्ट ऑफ द परसिवरेंस। ठीक है, I wish you all the best. I wish you good luck. I welcome you all to join us at Perfection IES. Call us and get yourself registered now. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.